हेलो बच्चों, मैं राहुल चौबे यूट्यूब चैनल राहुल सर फिजिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय, लेकिन उसके पहले गॉस प्रमेय से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसका नाम है, सबसे पहले है विद्युत फ्लक्स। तो पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, सबसे पहला क्वेश्चन आया, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो मेरे पास में एक पृष्ठ है, ऐसे मैं एक पृष्ठ बनाता हूं। ये मैंने एक पृष्ठ का निर्माण किया और इस पृष्ठ में कई बल रेखाएं जा रही हैं, क्योंकि ये विद्युत पृष्ठ है और इससे कई बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये ऐसे चली गई, ये बल रेखा ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे चली गई। अब ये जो सब बल रेखाएं जा रही हैं, ये पृष्ठ से इस प्रकार से जा रही हैं कि ये 90 अंश का कोण निर्माण कर रही हैं। इसका मतलब है सभी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबवत जा रही हैं। तो इनको हम बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं, और ये है पृष्ठ। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, डेफिनेशन कहती है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स वो चीज़ है जो ये बताता है कि हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है। तो वो कैसे डिसाइड करता है, तो इनकी सहायता से विद्युत बल रेखाओं की। तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो कहते हैं किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत गुजरती हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, और इसे फाई और ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बोले तो फ्लक्स, ई बोले तो विद्युत फ्लक्स। फाई का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, जहां पर जो ई है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए जो है वह है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और जो थीटा है वह है ई तथा ए के मध्य कोण। ये इसका सूत्र है। अब चूंकि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब यदि दो क्वांटिटियों के साथ कॉस लगा है तो उसे डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इसलिए फाई ई लिखा जा सकता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चूंकि ये डॉट गुणन से बने हुए हैं, इसलिए यह एक प्रकार की कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि। तो कोई पूछे कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि। अब इसकी बात आती है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो आंसर है, अगर मैं ई का मात्रक देखूं तो वह होता है न्यूटन प्रति कूलाम अपॉन में मल्टीप्लाई में किसका मात्रक है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब अगर मैं इसकी विमा देखूं तो विमा बनाना आसान है बच्चों। न्यूटन की विमा होती है mLT-2, मीटर स्क्वायर की होती है L स्क्वायर, इसकी होती है AT, तो बन गया mL³ T-3A-1। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमने यहाँ पर देखा, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, और ये सारा डिस्क्रिप्शन। अब विद्युत फ्लक्स के प्रकार, विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है? एक वस्तु है, उसका ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से अगर विद्युत बल रेखाएं ऐसी निकल रही हैं, ऐसे, इस तरीके से, अर्थात वह इस वस्तु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ऐसे फ्लक्स को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु के पृष्ठ को छोड़ते हुए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर चलें, तो ऐसा फ्लक्स विद्युत फ्लक्स धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। दूसरा विद्युत फ्लक्स जो होता है वह ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब ये ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो फिर से मैं एक पृष्ठ ले लेता हूँ, ये वस्तु है, इसका पृष्ठ है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से जा रही हैं, अर्थात अब छोड़कर बाहर ना जाकर अंदर की तरफ आ रही हैं। और यदि किसी पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएँ, तो ऐसे फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, परंतु यदि उसे छोड़कर बाहर की तरफ जा रही हैं बल रेखाएं तो धनात्मक, और अंदर की तरफ आ रही हैं तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब एक और चीज की बात आई, पहली कंडीशन अधिकतम। कब होता है विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम? तो cos थीटा की जो वैल्यू है इस पर ये फ्लक्स निर्भर करता है, और cos थीटा की वैल्यू जो 0 डिग्री पर अधिकतम और 90 डिग्री पर न्यूनतम होती है। तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो फाई ई बराबर EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो EA आ जाएगा। दूसरा चीज़ है न्यूनतम। न्यूनतम कब होगा? तो यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो फाई ई की वैल्यू EA cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो हमें उस पृष्ठ से कोई फ्लक्स प्राप्त नहीं होंगे। परंतु यदि वे दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अर्थात समांतर हैं, तो फ्लक्स का मान हमारे पास अधिकतम प्राप्त होगा। तो बच्चों ये हमारा सबसे पहले इससे रिलेटेड बात थी कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, विद्युत फ्लक्स के प्रकार क्या होते हैं, और विद्युत फ्लक्स का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होता है। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आया फाई बराबर EA cos थीटा, फाई बराबर EA cos थीटा। इसके हेल्प से या इसकी सहायता से हम खुले एवं बंद दोनों प्रकार के पृष्ठों में, खुले एवं बंद दोनों प्रकार के पृष्ठों में फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दो प्रकार के पृष्ठों के बारे में यहाँ पर बात होती है। एक तो होता है सममित और एक होता है असममित। सममित पृष्ठ क्या होता है? जो पृष्ठ सभी चारों जगह से एक जैसा होगा
वह सममित पृष्ठ की श्रेणी में आएगा, और जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होगा वह असममित पृष्ठ की श्रेणी में आएगा। ये पृष्ठ भी आवेश के कारण बना है, ये पृष्ठ भी आवेश के कारण बना है, इसलिए चूंकि ये प्लस आवेश है इसलिए तीव्रता की दिशा सदैव बाहर की तरफ होगी। ये भी प्लस चार्ज है इसलिए इससे भी तीव्रता की दिशा सदैव बाहर की तरफ होगी। परंतु अगर मैं इसका छोटा सा पृष्ठ ले लूँ, इसका भी एक छोटा सा पृष्ठ ले लूँ, इस छोटे से पृष्ठ को ds नाम से जानेंगे। इसकी दिशा इस तीव्रता की दिशा में होगी, जबकि इसकी दिशा इस तीव्रता की दिशा में ना होकर इससे कुछ न कुछ कोण बनाएगी। इसका मतलब है जब भी कोई सममित पृष्ठ होगा वहाँ पर दोनों के मध्य का कोण शून्य होता है, लेकिन यदि वह असममित पृष्ठ है तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, कुछ ना कुछ कोण बनता है। तो जब भी हमें कंडीशन मिलती है सममित पृष्ठ की और असममित पृष्ठ की, तो हम देखते हैं कि सममित पृष्ठ में दोनों के मध्य में कोण शून्य होगा, और जबकि यहाँ पर यह कोण शून्य नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आती है कोण और घन कोण की बात। कोण और घन कोण क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से बनाया, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या ऐसे जाकर जो बनाती है उसे कोण कहते हैं। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर ये पूरा चाप लगा लेता है तो इसको 2 पाई r कहेंगे, अगर त्रिज्या r है और r से अगर डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी। इसका मतलब है कोण का अधिकतम मान 2 पाई हो सकता है। अब आती है बात घन कोण की। तो यदि कोई इस तरीके से वस्तु है और ये सभी बिंदुओं से किसी एक निश्चित बिंदु पर, सभी दिशाओं से किसी निश्चित बिंदु पर कोई कोण का निर्माण कर रही है, तो ऐसे कोण को घन कोण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? घन कोण। तो घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। क्षेत्रफल अगर मैं एक गोलाकार मान लूँ, ये क्या है? गोला। तो गोले का क्षेत्रफल अगर मैं लूँ तो 4 पाई r स्क्वायर होता है अपॉन में r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 4 पाई। इट इज क्लियर। तो कोण और घन कोण में अंतर क्या है? दिस इज 2d एंड दिस इज 3d, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई, इसकी वैल्यू 2 पाई है। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। मान लीजिए मुझे घन कोण लेना है, क्षेत्रफल को s से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका छोटा सा भाग ले लें तो ds, और अगर कोई कोण ले लें तो cos थीटा अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर ले लें तो r स्क्वायर। तो चूंकि ये ओमेगा था तो ये क्या बन जाएगा? d ओमेगा। और अगर मैं d ओमेगा का इंटीग्रेशन करता हूँ तो वह ds cos थीटा अपॉन ऑफ r स्क्वायर के बराबर होगा। मैं अगर इंटीग्रेशन का साइन ऐसा लगाता हूँ तो इसको पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। मेरे पास जैसे ही पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा तो पृष्ठीय समाकलन ऑफ d ओमेगा इज इक्वल टू वो 4 पाई वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों मैंने ये सब चीज़ें आपको क्यों बताई? क्योंकि आगे हमें यूज़ होने वाला है। हमने सबसे पहले पढ़ा फ्लक्स। फ्लक्स में ये फॉर्मूले हैं जिससे खुले एवं बंद पृष्ठ में निकाल सकते हैं। 2 प्रकार के पृष्ठों की बात होगी, एक सममित पृष्ठ और एक असममित पृष्ठ। यदि पृष्ठ सममित है तो ds और e के मध्य में बनने वाला कोण सदैव 0 होगा, लेकिन अगर वह असममित है तो ये कभी भी कोण 0 नहीं होगा। कोण और घन कोण क्या होते हैं? तो 2D एंगल जब बनता है तो उसको कोण बोलते हैं, जिसका अधिकतम मान 2 पाई हो सकता है। जबकि घन कोण का फॉर्मूला है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, इसका अधिकतम मान 4 पाई हो सकता है। मैंने स्मॉल फॉर्म में घन कोण लेने को बताया, तो कहीं भी ds cos थीटा अपॉन ऑफ r स्क्वायर आएगा, हम उसे d ओमेगा लिख सकते हैं। और अगर मैं उसका इस प्रकार से समाकलन करूँ जिसे पृष्ठीय समाकलन कहते हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू 4 पाई आ जाएगी, जिसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय पे आते हैं, और हमारी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है गॉस प्रमेय। इंग्लिश में GAUSS थ्योरम, गॉस थ्योरम बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि गॉस प्रमेय है क्या और इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं और क्यों बनाई गई।
तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था कि एक फॉर्मूला था फ्लक्स का फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन जब मुझे इसको कैलकुलेट करना होता है तो मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल तथा थीटा का मान पता होना चाहिए। गॉस ने सोचा कि ये थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है और इसके लिए एक इजी फॉर्मूला बनाया जाए जिससे इजी मेथड से हम फ्लक्स के बारे में गणना कर लें। तो सबसे पहला आंसर सुन लीजिए कि गॉस प्रमेय का जो काम है वह है विद्युत फ्लक्सों की गणना करना, अर्थात गॉस प्रमेय का निर्माण विद्युत फ्लक्सों की गणना करने के लिए किया गया। दूसरी चीज, गॉस प्रमेय ने जब गणना की तो मैंने अभी बताया था कि ये वाला फॉर्मूला खुले एवं बंद पृष्ठ दोनों में निकाल सकता है, लेकिन जो हमारी गॉस प्रमेय है ये केवल बंद पृष्ठ के लिए ही काम करती है, खुले पृष्ठ के लिए काम नहीं करती। अब गॉस ने कहा क्या, तो गॉस कहते हैं कि अगर आपको किसी बंद पृष्ठ में आवेश का मान पता है, किसका, आवेश का मान पता है, और उसमें आवेश में यदि आप कितने का गुणा कर दें 1/ε0 का, तो वही उसके कुल विद्युत फ्लक्स हो गए। इसका मतलब है इसके फॉर्मूले के कंपैरिजन में इजी फॉर्मूला हो गया। केवल हमें आवेश के मान को पता होना आवश्यक है और आवेश के मान को पता करके ही हम फ्लक्स के मान की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि गॉस प्रमेय विद्युत फ्लक्स का गणना करने के लिए बनाई गई, लेकिन यह केवल बंद पृष्ठ में करती है और इसके अनुसार हम केवल आवेश की सहायता से ही विद्युत फ्लक्सों की गणना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो गॉस प्रमेय है वो कहती क्या है। तो पेपर में जब पूछा जाता है तो वो ये कहता है कि इसका कथन स्पष्ट कीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको कथन बता देता हूं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या पारगम्यता कहलाती है। तो देखिए कथन क्या है, कहती है ये प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या लिखा जा सकता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को फाई बोलते हैं। यदि Q आवेश है और इसमें 1/ε0 का गुना कर दिया जाए तो फाई ई की वैल्यू Q/ε0 हो जाएगी, और यही क्या होती है, गॉस प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, देन फाई = Q/ε0। अब इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए सिद्ध करने के लिए हम पुराने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और नए फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। गॉस ने भी जब ये बनाया होगा तो पुराने फॉर्मूले को यूज़ किया होगा और नए फॉर्मूले को बनाया होगा। सबसे पहले मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया, ऐसे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसका आकार क्या है, तो मैंने इस आकार का ले लिया है। ये जो है
इस बिंदु पर ओ बिंदु पर एक आवेश रखे हुए हैं जिसका नाम प्लस क्यू है। अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो ऑब्वियसली तीव्रता का जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, लेकिन हम इसका एक अल्प पृष्ठ मान लेते हैं ऐसे, और ये वाला बिंदु P मान लेते हैं। अल्प पृष्ठ अगर ये है तो ऑब्वियसली ये इससे क्या बना रहा होगा, कोण, और ये कोण कितना रहा होगा, थीटा। अब ये सभी बिंदुओं से, यहाँ से और यहाँ से, मतलब सभी दिशाओं से इस बिंदु पर एक कोण बनाएगा जिसका नाम डी ओमेगा है। डी ओमेगा को मैंने अभी बताया था घन कोण कहते हैं। ये आर दूरी हो गई। तो इस तरीके से मैंने एक सपोज कर लिया। तो क्या मान लूँगा, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू को बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु ओ पर रखा गया है। इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। अब चूंकि ये बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E है, तब बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर तीव्रता, देखिए बिंदु आवेश का तीव्रता का फॉर्मूला मैं पहले से पता है। दिस इज E इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पहले एक स्मॉल पृष्ठ में फ्लक्सों की गणना करेंगे, फिर पूरे में पृष्ठों में फ्लक्स की गणना करेंगे। तो माना अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, तब पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे। पुराना फॉर्मूला क्या है, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, परंतु यहाँ थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई आ गया। परंतु जब ये बंद पृष्ठ बनता है तो इसे गॉसियन पृष्ठ है, परंतु गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालने वाले हैं बच्चों। तो ये डी फाई है तो इसको क्या लिख देंगे, फाई ई, और इसका कर देंगे पृष्ठीय समाकलन। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखने वाले हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा फाई ई की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, और ये है पृष्ठीय समाकलन। इसमें से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को कॉमन ले लेंगे, इन पृष्ठीय समाकलन डी एस कॉस थीटा अपॉन ऑफ R स्क्वायर को अंदर रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि डी एस कॉस थीटा अपॉन में अगर R स्क्वायर मिल जाए तो हम उसे डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा। अच्छा, मैंने आपको समझाते हुए अभी बताया था कि अगर डी ओमेगा का पृष्ठीय समाकलन कर दिया जाए तो उसका कुल मान प्राप्त हो जाता है। तो अगर कुल मान प्राप्त हो जाता है तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q मल्टीप्लाई में 4 पाई
बिकॉज द पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, जो मैं इस वीडियो के पहले बता चुका हूँ। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एंड देन फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड ये ही तो प्रमेय है इति सिद्धम। तो बच्चों ये हम लोगों ने देखी गॉस प्रमेय। तो इसमें हमने इस वीडियो में सीखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, विद्युत फ्लक्स के प्रकार क्या होते हैं, विद्युत फ्लक्स के अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे प्राप्त होते हैं, सममित पृष्ठ क्या होता है, असममित पृष्ठ क्या होता है, कब हमारे पास में थीटा का मान 0 होता है, कब थीटा का मान 0 नहीं होता है, और साथ में ही हमने सीखा गॉस प्रमेय। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जैसे ही नए वीडियो आपको अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।